नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान और ईयू के बारे में। आखिर क्यों पाकिस्तान और ईयू का ये समझौता भारत के लिए एक बड़ा चिंता विषय बन रहा है, और जिस प्रकार से ईयू ने बयान दिए हैं, इससे ये लग रहा है कि भैया जो यूरोपियन यूनियन है वो पाकिस्तान की तरफ ज्यादा झुकाव रख रहा है, जबकि अभी हमारे यानी कि इंडिया और ईयू के बीच में मदर ऑफ ऑल डील साइन हुई थी। आखिर पूरा मामला क्या हो जाता है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है, तो चलिए इसी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। और मीटिंग किसके किसके बीच में हुई है तो ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर खबर हो जाती है कि पाकिस्तान को रक्षा का अधिकार है, यानी कि ईयू ने डायरेक्टली ये नहीं बोला है कि हम किससे रक्षा के लिए बात कर रहे हैं। इस पूरे मामले को शॉर्ट करने के लिए या एक तरीके से कह लो बैलेंस अप्रोच अपनाने के लिए उन्होंने कह दिया कि हम तो कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान है वो हर किसी से अपने रक्षा का अधिकारी हो जाता है, चाहे वो अफगानिस्तान ही क्यों ना हो जाए। तो इस तरीके से मामले को सेटल डाउन करने का प्रयास किया है। लेकिन डायरेक्टली अगर मैं बात करूं कि इंडिया के ऊपर क्या ये टॉन्ट कसा गया था, इंडिया को लेकर के कहा गया था, तो इंडिया का नाम बीच में शामिल ऐसे नहीं किया गया है। चलिए अब आगे आ जाते हैं, इससे इंडिया को क्या नुकसान हो सकते हैं और क्यों यहां पर ये कहा जा रहा है भले ही इंडिया को नाम ना लिया गया हो, लेकिन टारगेट यहां पर इंडिया था। चलो यहां पर देखते हैं एक ट्वीट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान का, जिसने लिखा कि भैया डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो कि फॉरेन मिनिस्टर भी होते हैं, सीनेटर मोहम्मद इशाक डार, ठीक है, इन्होंने मीटिंग करी है ईयू के एचआर वीपी मिस काजला खालसा से, और इसके साथ इस्लामाबाद में आज इनकी मीटिंग हेल्ड हुई थी, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें सामने निकल करके आई हैं। और इसी मीटिंग के बाद ये जो बयान आया था जिसने पूरी सनसनी फैला दी कि आखिर क्या इंडिया की जो मदर ऑफ ऑल डील्स है वो इस डील के आगे छोटी पड़ जाएगी, क्या ये इंडिया की कूटनीतिक हार बनकर के सामने आएगी, और वो भी हम हार किससे रहे हैं, पाकिस्तान से। तो क्या ऐसा हो सकता है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं। आगे आ जाते हैं। तो ये पूरी न्यूज हर जगह चर्चा में चल रही थी दैट ईयू हाई रिप्रेजेंटेटिव फॉर फॉरेन अफेयर्स टू विजिट पाकिस्तान टुमारो, ईयू स्ट्रेटेजिक विजन अ फाउंडेशन फॉर डीपर पाकिस्तान ईयू पॉलिटिकल टाइज। तो यहाँ पर जो यूरोपियन यूनियन है और आपका जो पाकिस्तान है, इन दोनों के बीच में पॉलिटिकल टाइज भी हमारी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही हैं डे बाय डे। लेकिन इनके स्ट्रॉन्ग होने से इंडिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो अब हम डिटेल में जानते हैं। और यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है वो क्या हो जाता है ये भी समझेंगे। तो फाइनली डील समझते हैं क्या थी। तो भैया ये जो डील थी हमारी ये था कि 2027 तक ये लागू हो जाएगी, ठीक है। 2027 में हमारी ये डील लागू होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान में मीटिंग होती है और एक अलग डील फाइनलाइज कर ली जाती है। आखिर कैसे, चलो अब ये जो डील था यहाँ पर बात करते हैं ऑफ बायलैटरल ट्रेड लिबरेशन कवरेज। तो यहाँ पर 96.6% इंडिया का था एंड यू का 99.3% था। अब बात कर लेते हैं गुड्स इंपोर्ट फ्रॉम द यू 2024 जो डाटा हमारे पास है दैट इज 58 बिलियन यूरो, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें गुड्स इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया 2024, यहां पर आप देखोगे तो दैट इज 84 बिलियन यूरो। दोनों साइड का आपको इंपोर्ट दिख जाएगा किस प्रकार से कितना हो जाता है। अब देखिए आगे आ जाते हैं क्या क्या हम भैया ट्रेड करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2025 में, जो हमारे सामने आंकड़ा था विच इज 15 बिलियन यूरो हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, जो कि हम एक्सपोर्ट करते हैं टू ईयू ना। और क्या था हमारा 11.3 बिलियन यूरो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स स्मार्टफोन्स थे, 6.1 बिलियन टेक्सटाइल यहाँ पर था, 5 बिलियन यहाँ पर मशीनरी थी, 5.1 बिलियन ऑर्गेनिक केमिकल था, 4.9 बिलियन आयरन स्टील था। और ये सब कुछ क्या हो रहा है भैया, एक्सपोर्ट टू ईयर। अब बात करते हैं इंपोर्ट टू ईयू क्या होता है हमारा। तो 13 बिलियन मशीनरी एंड कंप्यूटर था, 9.4 इलेक्ट्रॉनिक्स था, 6.3 एयरक्राफ्ट था यहाँ पर, 3.8 मेडिकल डिवाइसेस थे यहाँ पर, साथ ही साथ 3 बिलियन यहाँ पर जेम्स एंड ज्वेलरी जो थी वो थे, स्टोन वगैरह, 2.3 बिलियन ऑर्गेनिक केमिकल्स हो जाते हैं। तो दोनों के बीच में अभी जो मामला चल रहा है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का वो इस प्रकार से हो जाता है जो हमने 2025 में देखा। नाउ आगे आते हैं, इसी को हमें क्या करना था, बूस्ट करना था और लार्ज स्केल पर लेकर के जाना था, यानी कि हम एक बड़ा मार्केट क्रिएट कर रहे थे। इंडिया एक बड़ा मार्केट क्रिएट कर रहा था ईयू के साथ मिलकर के। ईयू को भी एक बड़ा मार्केट मिलता है और इंडिया की जो पहुंच है यूरोपीय देशों तक वो और भी ज्यादा बेहतर हो जाती है, और इसीलिए इसको क्या बोला गया, मदर ऑफ ऑल डील्स बोला गया। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से निशाना साधा गया है, और बात कर लेते हैं जो अफगानिस्तान का मुद्दा उठाया गया है। अगर हम कहें तो भैया अफगानिस्तान को इंडिया सपोर्ट करता है, डायरेक्टली भी करता है और इनडायरेक्टली भी करता है, और धीरे धीरे हमारे और जो तालिबानी सरकार है उसके साथ भी संबंध बेहतर होते जा रहे हैं। लेकिन अभी हमने तालिबानी सरकार को एज अ गवर्नमेंट मान्यता नहीं दी है। तो यहाँ पर आपको याद होगा कुछ दिन पहले तक युद्ध चल रहा था, ठीक है, और डूरंड लाइन यहाँ पर विवाद बनी हुई थी।
अब अगर इस डूरन लाइन को ईयू कहता है, मान्यता दे देता है, तो हमारे ये पर्सनल क्लैश उत्पन्न हो जाएंगे ईयू के साथ, और इससे हमारी जो डील हुई है ना वो इफेक्ट हो सकती है, और इससे इंडिया की जो इकोनॉमी है उस पर असर पड़ता हुआ नजर आएगा। ये हमारी 27 फरवरी 2026 में जब पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर सेज दैट कंट्री इज ओपन वॉर विद अफगानिस्तान आफ्टर द स्ट्राइक्स, ये खबरें हमने देखी थी कि भैया दोनों के बीच में क्लासेस चल रहे हैं, और यहां पर कई बार ये भी कहा गया था कि अफगानिस्तान जो है वो इंडिया के सपोर्ट से हमारे ऊपर हमला कर रहा है। तो अगर ईयू ये स्टेटमेंट देता है कि हर एक नेशन को रक्षा का अधिकार है, पाकिस्तान को रक्षा का अधिकार है, तो ईयू इनडायरेक्टली यहां पर ये जस्टिफाई कर रहा है कि भैया अगर वो आपके ऊपर हमले कर रहे हैं या फिर इस तरीके से एक्टिविटीज हो रही है तो वहां पर क्या हो जाता है, पाकिस्तान सही हो जाता है, यानी कि झुकाव एक नजर आया है ईयू का पाकिस्तान की तरफ। फिर तो इससे ये भी साबित हो जाता है कि जो अफगानिस्तान में बार बार क्लेम किया जा रहा है, जो पाकिस्तान क्लेम करता है कि अफगानिस्तान को इंडिया की बैकिंग हो जाती, तो ईयू क्या इसको भी मानने के लिए रेडी हो जाता है। तो यहां पर एक क्वेश्चन मार्क जो नजर है वो हमें आया। अब देखते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों इतना ज्यादा झुकाव रख रहा है भैया, क्या चीजें हो जाती हैं, और पाकिस्तान क्यों इस मदर ऑफ ऑल डील्स को खत्म करना चाहता था, और क्यों परेशान था इतना ज्यादा, जिसमें वो थोड़ा ही आप देखो तो सक्सेसफुल तो जरूर हुआ है इस स्टेटमेंट के बाद। चलो आगे आ जाते हैं। तो यहां पर आपको पता चलेगा दैट Pakistan's exports to Europe increases by 8.62% to 7.55 billion in 10 months। और ये यूरो में है हमारा। ये अचानक से 10 महीने में कैसे इतना ज्यादा इंक्रीज हुआ, क्या चीजें रही हैं, ये भी बताएंगे क्यों इंक्रीज हुआ है। Importance of Pakistan's trade with the UK as a part of the EU with the EU and the UK is Pakistan largest export destination and second largest source of import। ये चार्ट आपको शो करता है कि किस तरीके से दोनों के बीच में जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है आपको एक अलग लेवल पर देखने को मिलेगा। कुछ दिन पहले जब EU के साथ ही हम दोनों व्यापार कर रहे थे तो पाकिस्तान ने एक हमारे जो बासमती राइस है इसको लेकर के दावा ठोका था कि ये हमारा हो जाता है, और पाकिस्तान ने कहा था ये हमारा हो जाता है। उस स्लॉट में ईयू ने दोनों को जगह थी। तो क्या ईयू डबल गेम खेल रहा है या फिर ईयू सिर्फ न्यूट्रलाइज होना चाहता है कि भैया देखो हमें क्या है, इंडिया के एक्सपेक्ट एक अलग मार्केट भी क्रिएट करनी, हम इंडिया पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। लेकिन अगर मैं मार्केट की बात करूं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पाकिस्तान है ना वो पता है किसमें शामिल है। सिंस जनवरी 2014 पाकिस्तान हैज जीएसपी प्लस स्टेटस है पाकिस्तान के पास, जो कि ईयू ने दे रखा है। आखिर ये कौन सा स्टेटस हो जाता है जो हमारी मदर ऑफ ऑल डील से भी बड़ा है, और जिसकी वजह से 10 महीने में इतना बड़ा प्रॉफिट पाकिस्तान ने कमाया है। ये एक ट्विस्ट एंड टर्न पॉइंट है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूं, और अगर आप में से किसी को भी इसके बारे में पता है तो जरूर बताना कि क्या आप पहले से जानते थे कि भैया ये क्या हो जाता है जीएसपी प्लस स्टेटस जो पाकिस्तान को दे रखा है ईयू ने, जिससे ये कहा जा रहा है कि भाई इंडिया को तो ठीक है, आपने बोला कि मदर ऑफ ऑल डील्स हम साइन कर रहे हैं, लेकिन उस मदर ऑफ ऑल डील से पाकिस्तान पर इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ रहा था। पाकिस्तान को लग रहा था कि हमारी पूरी की पूरी मार्केट खत्म हो जाएगी, हमारे पास जो पैसा आता है, हमारी जो चीजें वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएंगी। तो इस वजह से ये इंप्लीमेंट हो, इससे पहले ही पाकिस्तान ने भैया मीटिंग सेट कर ली ईयू के साथ और दिखाया कि देखो मेरी कितनी बड़ी जो कूटनीतिक जीत है वहां पर दिख रही है। अब व्हाट इज जीएसपी प्लस? तो ये एक स्पेशल इंसेंटिव एग्रीमेंट होता है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस that support vulnerable developing countries। तो इस तरीके से vulnerable developing countries के तहत ये आता है, अपने आप को बताता है। तो उसके तहत सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस के तहत ये डील साइन करी गई। नेक्स्ट टू फुलफिल द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टैंडर्ड्स, जीएसपी एंड जीएसपी प्लस कंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू रेटिफाई 27 इंटरनेशनल कन्वेंशंस एज अ ह्यूमन राइट्स, लेबर राइट्स, environmental protection, climate change and good governance in order to ensure effective implementation to the convention as well as the compliance with the reporting obligation and the EU engage in the monitoring activities with the GSP countries, GSP plus countries. Beneficiary can benefit from the completely duty suspended for products across the approximately 66% of the all EU tariff lines।
यानी कि इससे ये पता चला कि भैया पाकिस्तान ने हमसे पहले ही एक बेहतरीन डील ईयू के साथ साइन कर रखी थी। यानी कि कोई बहुत बड़ी चीज इंडिया ने नहीं की है ऑलरेडी, और उसके लिए 66% से भी ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो ईयू के टैरिफ फ्री थे उसके लिए। अब आप बताओ कि यहाँ पर ये जो कैटेगरीज की बात करी जा रही है जिसके थ्रू इसको जीएसपी प्लस का दर्जा दिया है ईयू ने, क्या ये वाकई ये फुलफिल करता है? ह्यूमन राइट की बात करते हैं, ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज, गुड गवर्नेंस। हमें कहाँ देखने को मिलता है गुड गवर्नेंस? हमें कहाँ देखने को मिलता है ह्यूमन राइट? ये तो दूसरे नेशंस पर आतंकवादी हमले करते रहते हैं और भारत इसका पुरजोर विरोध करता है यूएन में जाकर के। तब कैसे ईयू पाकिस्तान के लिए इतना ज्यादा लिबरल हो सकता है? तो कहीं ये बैकस्टैबिंग तो नहीं की जा रही है ईयू के द्वारा? ये हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्न का विषय हो जाता है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और जो ये क्राइटेरिया यहां पर दिया गया ये दिखाता है कि कैसे स्ट्रॉन्ग पकड़ पाकिस्तान ने ईयू पर बनाई है। इंडिया तो बाद में एक डील साइन कर पा रहा है, हम जो इतना बड़ा बड़ा चिल्लाए थे मदर ऑफ ऑल डील्स, मदर ऑफ ऑल डील्स। अब आपको पता चलेगा कि भाई पाकिस्तान तो पहले ही बहुत अच्छे स्टेटस में शामिल हो जाता है, बट इट्स अ वनरेबल कंट्री, हमें ये याद रखना होगा। नाउ at a glance, EU preferential imports from GSP beneficiary countries 2024, जहां पर आप देखोगे कि किस तरीके से यहाँ पर बेनिफिट मिला है इसकी वजह से, चाहे वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हो इसका 51% अप्रॉक्सीमेटली, जीडीपी 24% में बढ़ा है, साथ ही साथ नेचुरल गैस रिजर्व में हो, चाहे एक्सपोर्ट प्रोडक्शन में हो, जीएसपी प्लस प्रेफरेंसेस की बात कर लेते हैं, ट्रेड पार्टनर्स की बात करते हैं। ईयू एंड द यूएई एंड द यूएस आर पाकिस्तान मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर्स यहाँ पर हो जाते हैं, जिसमें चाइना है, उसके बाद यू है, फिर यूएई है और फिर यहाँ पर यूएस हो जाता है। ठीक है, साथ ही साथ ट्रेड विद ईयू की बात करें तो भैया यहाँ पर 11.0 बिलियन यूरो से लेकर के 2024 में अब अप्रोक्सीमेटली हर साल दर साल 12 से 24% तक यहाँ पर बढ़ रहा है। तो किस तरीके से देखोगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में ये बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी इकोनॉमी बची हुई है। ये देखिए 11 बिलियन अपेयर द लार्जेस्ट प्रोडक्ट सेक्शन अंडर द जीएसपी प्लस मिलियन 2024 किस तरीके से बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा जिसके तहत हो रहा है। अब थोड़ा सा इनके व्यापार के बारे में बात कर लेते हैं, कितना इंपोर्ट कितना एक्सपोर्ट अभी प्रेजेंट समय में चल रहा है। तो देखोगे पाकिस्तान से ईयू निर्यात करता है 81,000 करोड़ का। किसको प्रॉफिट है? पाकिस्तान को। और ईयू से पाकिस्तान निर्यात करता है 29,000 करोड़ का। क्या करता है? ये कपड़े, रेडीमेड गारमेंट्स, कॉटन फैब्रिक, बेडशीट, तौलिए, किचन लिनन, जीन्स, टी शर्ट, पैंट, जैकेट, चावल, चमड़े के सामान और खेलों का सामान करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर चावल और आपके जो कपड़े हैं इसको लेकर के वाद विवाद चल रहा था दोनों के बीच में। उनको लग रहा था कि भैया इंडिया के साथ डील साइन कर ली है तो हमारा ये वाला जो मार्केट है ये डाउन हो जाएगा, क्योंकि रेडीमेड गारमेंट्स तो इंडिया भी देगा। नाउ आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो ईयू से पाकिस्तान निर्यात करता है दैट इज इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स, सेम केमिकल्स, दवाइयां, इलेक्ट्रिकल सामान, और ये वो सेम चीजें हैं जो इंडिया से भी इंपोर्ट करी जाती हैं, जिसकी वजह से इफेक्ट पड़ने की जो संभावना है वो जताई जा रही थी। सो ईयू पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डायलॉग प्रेस कॉन्फ्रेंस बाय द हाई रिप्रेजेंटेटिव काजा कल्ला से बताते हैं कि किस तरीके से जो अभी सिनेरियो चल रहे हैं और जैसे पाकिस्तान चाहता था एग्जैक्टली वो चीजें ऑनगोइंग उसने इस मीटिंग में करी हैं कि भैया हमारा स्टेटस बना रहना चाहिए, हमारी चीजें बनी रहनी चाहिए, हम किसी भी तरीके से ट्रेड लॉस नहीं झेलेंगे, आप अल्टरनेटिव मार्केट चाहते हो हम आपको देंगे। और प्लस उसने इंटरनेशनली ईयू से कहलवा दिया कि पाकिस्तान को अपनी रक्षा का अधिकार हो जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ईयू ये भी जानता है कि यूएन में बार बार इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा होता है, बार बार ये कहता है कि ये एक आतंकवादी कंट्री है। डेलीगेशन इंडिया ने भेजा था, ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था, हर एक चीज। तो एक तरफ आप इंडिया के साथ मदर ऑफ ऑल डील साइन करते हो, इंडिया को सपोर्ट करते हो, दूसरी तरफ जब आप वहां पर विजिट करने जाते हो तो आप इस तरीके की एक सिचुएशन क्रिएट करके आते हो। तो अब क्वेश्चन मार्क ये हो जाता है कि क्या ये इंडिया कि बड़ी कूटनीतिक हार हो जाती है या फिर ये पाकिस्तान की एक बड़ी कूटनीतिक जीत हो जाती है, और इससे भारत को अब क्या सीख लेनी चाहिए, भारत को क्या करना चाहिए। क्योंकि हम लोग तो मदर ऑफ ऑल डील्स के नाम पर बहुत ज्यादा खुश थे कि बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन ये जो सिनेरियो अभी बना है, जिस तरीके से बातें निकल करके आई हैं, कल को अगर यूएन में पाकिस्तान मुद्दा उठाता है राइट, भारत से रिलेटेड, कश्मीर से रिलेटेड, तो क्या ईयू का झुकाव पाकिस्तान की तरफ होगा या फिर वो भारत के लिए खड़ा होगा? ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि हम तो कह रहे थे कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हमारी डेवलप होगी। अगर मुद्दा आ जाता है कभी कश्मीर का, चाहे वो आप देख लो पाकिस्तान के आतंकवाद का, तो ईयू इंडिया का सपोर्ट करेगा। लेकिन जिस तरीके से झुकाव नजर आया, जिस तरीके से बातें कही गई हैं, उससे तो ये लग रहा है कि शायद यूएन में भी ईयू का झुकाव जो है वो न्यूट्रल रहेगा, ना वो इंडिया की तरफ होगा ना वो पाकिस्तान की तरफ होगा। तो उस तरीके से हमारे डील साइन करने या स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का
कोई बहुत ज्यादा मतलब निकल करके आया नहीं है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।